धमतरी मेयर उम्मीदवार विजय गोलछा का नामांकन रद्द। कोरबा वार्ड क्रमांक 18 से कांग्रेस उम्मीदवार ने नहीं भरा नामांकन। कटघोरा वार्ड क्रमांक 13 में कांग्रेस ने नहीं भरा नामांकन। बिलासपुर वार्ड क्रमांक 13 में कांग्रेस का नामांकन खारिज। दंतेवाड़ा बारसूर नगर पंचायत वार्ड क्रमांक 1 में कांग्रेस ने घोषित नहीं किया उम्मीदवार। और इस तरह नगरीय निकाय की वोटिंग के पहले ही करीब 5 जगहों पर अभी से बीजेपी को वॉकओवर मिल गया है, जिसमें 4 स्थानों पर वार्ड पार्षद और 1 स्थान पर मेयर के उम्मीदवार के मैदान में नहीं रहने से बीजेपी को फायदा मिला है। इस पूरे प्रकरण में वार्ड पार्षदों के उम्मीदवार की घोषणा को लेकर हो रही बगावत पार्टी के नुकसान का कारण बनी, लेकिन धमतरी मेयर विजय गोलछा के नामांकन को आपत्ति के बाद खारिज किया जाना एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनता दिख रहा है। धमतरी नगर निगम में कांग्रेस का मेयर उम्मीदवार अब दूसरा घोषित करना होगा। ऐसे में अपने उम्मीदवार के नामांकन को रद्द किए जाने के पीछे कांग्रेस को राजनीतिक साजिश नजर आ रही है। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कलेक्टर के फोन कॉल डिटेल्स की जांच की मांग की है। मुझे कल रात को 11 बजे ही लगभग पता चल चुका था कि धमतरी कलेक्टर को निर्देशित गया है कि धमतरी मेयर प्रत्याशी विजय गोलछा जी का नामांकन को रद्द करना है। इसलिए तो हम बोल रहे हैं ना कि कलेक्टर का कॉल डिटेल निकालना चाहिए, सार्वजनिक करना चाहिए कि सीएम हाउस से फोन गया था कि नहीं गया था, गया था तो क्यों गया था, ये कॉल डिटेल सार्वजनिक करना चाहिए सरकार को। हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं। अभी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करेंगे, न्यायालय के शरण में जाएंगे। निश्चित रूप से हम गोलछा जी के साथ पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी है। हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। गर्म होते चुनावी माहौल के बीच इस तरीके के आरोपों पर भाजपा भी शांत नहीं है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए धमतरी उम्मीदवार का नामांकन रद्द होना कांग्रेस की लापरवाही बताया है। देखिए, ये तो माननीय विष्णुदेव साय जी की कुशल रणनीति भी है और कांग्रेस तो में जो स्थिति है वो सर फुटबॉल की स्थिति बन चुकी है और हार का सेहरा लगातार एक जब विधानसभा में हारे, फिर लोकसभा में हारे और अब उनको नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में भी हारना सुनिश्चित है। धमतरी में उम्मीदवार का नामांकन रद्द होना कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। चुनाव शुरू होने से पहले इस झटके ने कांग्रेस को हिला दिया है और कार्यकर्ताओं के मनोबल पर इसका असर पड़ता दिख रहा है। हालांकि इस नामांकन रद्द करने के पीछे सरकार की भूमिका का विक्टिम कार्ड कांग्रेस ने खेला है, लेकिन ये कितना मतदाताओं पर असर करेगा ये कह पाना अभी संभव नहीं है। ऐसे में निकाय चुनाव का दंगल नामांकन की जांच के साथ ही दांव पेचों से भरा हुआ नजर आने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है नगर निगम चुनाव की उस सरगर्मी पर जिस पर आज सबकी निगाहें थी। जी हां, हम बात कर रहे हैं धमतरी में कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार के नामांकन पत्र की जांच के बाद हुए फैसले का। और ये फैसला कुछ इस तरीके से आया कि कांग्रेस को लगा है एक बड़ा झटका, जिसमें कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यानी धमतरी में एक तरीके से वॉकओवर मिल गया और इसी तरीके की कुछ स्थितियां वार्डों में भी देखने को मिली है। तो ऐसे 5 स्थान हैं जहां पर बीजेपी वॉकओवर का जश्न मना रही है, लेकिन ये झटका खटक रहा है कांग्रेस को और कांग्रेस उठा रही है सवाल। तो इसी पर करेंगे आज हम ये चर्चा कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, आखिर क्यों ये स्थितियां बनी हैं और ये झटका किसके लिए है और ये खटका किस बात का है। तो चर्चा शुरू करते हैं। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष दयाल जी, बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और कानूनी बारीकियों को समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। और बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रवीण साहू जी, बहुत स्वागत है आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और जैसा कि हमने बताया कि बड़ी खबर धमतरी से, वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार अब मैदान में अधिकृत जो है अब तक वो नहीं रहेगा, दूसरे उम्मीदवार की तलाश की जा रही है।
ऐसे में क्या इसका राजनीतिक इंपैक्ट पड़ेगा और ये स्थितियां क्यों बनी हैं? कांग्रेस को क्यों लगता है कि ये कोई साजिश है? पहले मनीष दयाल जी से समझते हैं। मनीष दयाल जी, चुनाव शुरू होने से पहले ही एक हार आप लोगों को मिल गई है, ऐसा कहा जा रहा है। कहीं कुछ लापरवाही हो रही है क्या? कहीं कोई चूक हुई है क्या? या ये कोई बड़ी साजिश है? देखिए मोहन भाई, लोकतंत्र में सभी को अधिकार होता है चुनाव लड़ने का, और मुझे लगता है किसी को चुनाव हरा के जीतना ज्यादा अच्छा मैसेज जाता है जनता के बीच में, प्रदेश की जो जिस जगह से लड़ रहे चुनाव में। इस तरह का षड्यंत्र करके अभी देखिए दीपक बैज जी ने साफ साफ आरोप लगाया है कि कलेक्टर को फोन गया सीएम हाउस से, उसे पहले ही निर्देशित किया गया था कि इस नामांकन को रद्द करने का आपको प्रयास करना है, जो भी उनके तरफ षड्यंत्र हुआ होगा। तो जब वो उन्होंने सीधा सीधा आरोप लगाया है तो भारतीय जनता पार्टी में इस तरह की कोई बात हुई तो उन्हें खुल के आना चाहिए, उनके प्रवक्ता को आगे बोलना चाहिए कि ऐसा कोई फोन नहीं आया कलेक्टर से, अभी तक कोई बयान नहीं आया भारतीय जनता पार्टी का। दूसरी चीज, नामांकन तो मैंने भी कई बड़े वरिष्ठों के साथ गया हूं, नामांकन की प्रक्रिया जानता हूं, उसमें जो चीज एक लिखित होती है कि ये चीज आपको जमा करनी है, और जब वो जमा करते हैं नामांकन, उसके पहले भी वकील और तमाम जो निर्वाचन के अधिकारी रहते हैं उसको जांचते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ फोटोकॉपी होती है, वहां पे सत्यापित नहीं होती, तो बोलते भी नामांकन में कि आपको सत्यापित करा के ले, इतने समय तक समय है, 5 बजे का समय है, आप ले आइए। वकायदा पूरे डॉक्यूमेंट्स को जांचते हैं, एक तरह से पहले ही वेरिफिकेशन हो जाता है। और खासतौर पर मेयर जैसे बड़े पद का वेरिफिकेशन जांच जो निर्वाचन का अधिकारी होता है पहले कर लेता है। स्कूटनी सिर्फ एक नाम मात्र की होती है कि उस बीच कोई डॉक्यूमेंट छूटा हो, बोला गया हो जमा करने का नहीं किया है, उसके लिए होता है। लेकिन तमाम डॉक्यूमेंट जमा होने के बाद उन्होंने एनओसी भी जमा कर दी, उसके बाद ये कहीं से एक नया पेज निकाल के नामांकन रद्द करना, मतलब कहीं ना कहीं धमतरी में जो भारतीय जनता पार्टी को हार दिख रही थी उसको उन्होंने एक षड्यंत्र के तरीके से वहां का नामांकन को रद्द करने की कोशिश की है। कांग्रेस के पास काफी सारे विकल्प है, उस पर बात होगी। और ये ना सोचे भारतीय जनता पार्टी के यदि किसी नामांकन रद्द होता है तो वो जीत गई, क्योंकि चुनाव अभी बाकी है, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, चलिए, कांग्रेस हताश नहीं है, पर ये फैसला जरूर उन कार्यकर्ताओं को हताश करता होगा जो कि चुनाव की तैयारी करके बैठे थे और उन्हें पता था कि हमारे मेयर के उम्मीदवार विजय गोलछा जी हैं। लेकिन अब उन्हें जब पता चलेगा कि नया नाम आ सकता है तो 1-2 दिन शायद ये चीजों में एडजस्ट होने में बीत जाएंगे, और ये नुकसान तो पार्टी को जरूर इससे हुआ होगा। बीजेपी की ओर चलते हैं, क्योंकि उंगलियां बीजेपी पर उठ रही है और कहा जा रहा है कि कहीं बीजेपी ने जानबूझकर साजिशन ऐसा षड्यंत्र तो नहीं रचा जिससे कि उम्मीदवार ही बाहर हो जाए, चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं। प्रवीण जी, सरकार में आप लोग हैं, इसलिए सीधा सवाल आप ही लोग से होगा कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या कलेक्टर दबाव में काम कर रहे हैं और बीजेपी चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहती? ऐसे चीजें या ऐसे हथकंडे क्यों अपना रही है? देखिए, सबसे पहले भारत माता की जय कहूंगा। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। आदरणीय बाबूलाल जी, मनीष जी, मोहन जी, आपको नमस्कार। देखिए, प्रदेश की जनता बहुत समझदार है और देखिए वो जानती है कि कांग्रेस पार्टी में अंतर्कलह की पराकाष्ठा है, वो आज वो देखने को मिल रहा है। आदरणीय मनीष जी बात कर रहे थे नामांकन की प्रक्रिया की। देखिए, सबसे पहले बताता हूं कि नामांकन की प्रक्रिया में एकजुटता दिखाई जाती है। जब भाजपा की हम बात करें तो भाजपा का चाहे प्रदेश कार्यालय हो चाहे संबंधित जिला कार्यालय, वहां पर हमारे वर्तमान में या पहले भी वकीलों की टीम बैठती है जो सहयोग करती है कि भाई आपके ये डॉक्यूमेंट्स लग सकते हैं, आप तैयारी रखिए। लेकिन सोचिए, ना इनके प्रदेश के नेतृत्व को चिंता थी, ना इनके जिले के नेतृत्व की चिंता थी, और तो प्रत्याशी को भी चिंता नहीं थी कि भाई मेरे संबंधित डॉक्यूमेंट्स की मुझे तैयारी करनी है। आदरणीय मनीष जी नामांकन की प्रक्रिया को बता रहे थे। इस प्रक्रिया में भी संवैधानिक विषय ये है कि भाई जो भी निर्वाचन का अधिकारी है उसको राइट है कि किसी विषय पर आपत्ति व्यक्त कर सकता है, और आपत्ति व्यक्त करने के बाद समय भी दिया गया था। ऐसे नहीं कि डायरेक्टली बिना आपत्ति दर्ज किया, बिना समय दिए आपकी आपत्ति को खारिज कर दिया गया। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी में त्रुटि हुई है, और ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी में एकजुटता की कमी है और जबरन प्रत्याशी को थोपा गया, इसलिए उनको निश्चित रूप से वो डॉक्यूमेंट्स नहीं थे। और भाई देखिए, जनता तो सब कुछ देख रही है। चाहे देखिए, मैं कुछ आपको उदाहरण देता हूं और विद फैक्ट्स बता रहा हूं। बिलासपुर के वार्ड नंबर 13 पे प्रत्याशी ने कास्ट सर्टिफिकेट जमा नहीं किया, जिसके चलते इनकी उम्मीदवारी कैंसिल हो गई। कटघोरा में वार्ड नंबर 13 में ही कांग्रेस की पार्टी ने नामांकन वापस ले लिया। साथ में कटघोरा के वार्ड नंबर 18 में भी यही प्रक्रिया होती है कि जहां पर आपके पार्टी ने ही नामांकन वापस ले लिया। और तो और दुर्ग के वार्ड नंबर 21 में भी कांग्रेस पार्टी के मीरा सिंह जी ने नामांकन वापस ले लिया। बारसूर की जो जानकारी जो मुझे मिल रही है, वार्ड नंबर 1 में प्रत्याशी ही नहीं घोषित कर पाए। और तो बाकी चीजें छोड़ दीजिए, रायपुर राजधानी में 70 पार्षद होते हैं, आपकी पार्टी में वो साहस नहीं था
आपकी 70 के 70 प्रत्याशियों की एक मुफ्त सूची जारी कर चुके हैं। निश्चित रूप से जनता सब कुछ देख रही है कि भाई आपने 66 की सूची जारी की, 4 को आपने बाद में बी फॉर्म दिया। ये दिखाता है कि आपके यहाँ एकजुटता नहीं है, अंतर कला है, लड़ाई बहुत ज्यादा है। तो निश्चित रूप से, और साथ में सबसे महत्वपूर्ण विषय, नगर निगम हो चाहे नगर पालिका हो चाहे नगर पंचायत, आपकी सत्ता है। यदि आपने काम किया होता तो अपने काम को दिखाकर आप जनता से वोट मांगते। आपने काम किया नहीं, इसलिए अन्य विषय के माध्यम से जनता का ध्यान भटकाना आप चाहते हैं। लेकिन जनता जानती है कि मूलभूत सुविधाओं का जो चुनाव होता है, चाहे वो बिजली हो, पानी हो या सड़क हो, वो प्रदान करने में नगर निगम में जो आपकी सरकार है वो असफल रही है। नहीं, ये जो कारण आ रहे हैं, इसका इन कारणों पे क्या कहना है? इसके लिए समय दिया जा सकता था। हो सकता है वो एनओसी ले लेते, हो सकता है जो ठेकेदार का लाइसेंस है वो सिलेंडर कर देते। अभी तो वो चुनाव जीते नहीं हैं, लेकिन उसके पहले ही उन्हें बाहर कर दिया गया इन कारणों से कि वो ठेकेदार हैं। देखिए आदरणीय मोहन जी, आप भी जानते हो, मैं भी जानती हूँ कि विधि की एक प्रक्रिया होती है, विधि का हमको पालन करना पड़ता है। जो जानकारी आपको वही जानकारी मुझे भी है कि माननीय निर्वाचन अधिकारी ने उनको समय सीमा दी थी। तो निश्चित रूप से समय सीमा में ये डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट नहीं कर पाए, या जो भी कारणवश, जो वैधानिक कारणवश वो अपात्र घोषित हुए हैं। तो निश्चित रूप से प्रत्याशी जिनकी भी मंशा रहती है चुनाव लड़ने की, या जो भी उम्मीदवारी करते हैं, उनको तैयारी करनी चाहिए। भाई चुनाव की डेट्स तो आदरणीय चुनाव आयोग ने 20 तारीख को ही घोषित कर दिया था, तो पर्याप्त समय था। 28 तक नामांकन करने की स्थिति थी। उसके अगर ये जाग रहे, तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की गलती है इसमें। चलिए, गलती किसकी है ये तो समय बताएगा, लेकिन उसके पहले ये पूरा मुद्दा राजनीतिक हो चला है और राजनीति में इसके फायदे नुकसान देखे जा रहे हैं। फायदा लेने की कोशिश में भी है। कांग्रेस बता रही है कि भाई देखिए हमारे साथ गलत हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। बाबूलाल शर्मा जी की ओर चलते हैं और इसके पॉलिटिकल इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। क्या ये झटका है कांग्रेस के लिए बाबूलाल जी, या फिर इसका फायदा हो जाएगा कि भाई देखिए कांग्रेस के उम्मीदवार को तो लड़ने भी नहीं दिया जा रहा, जैसे देश में माहौल है वैसा बोलकर कहीं वोट इकट्ठा करेगी कांग्रेस? क्या इसका इम्पैक्ट आप देख पाते हैं? देखिए, सामान्यतः अगर आप सोचेंगे तो इसका लाभ होने का जो मुद्दा है वो दिखता नहीं, और जो है नुकसान होने का दिखता है। क्योंकि एक कैंडिडेट जिसको उन्होंने बस सोच समझ करके टिकट दी थी, उसका नामांकन निरस्त होना जो है एक बड़ा झटका है। निश्चित रूप से झटका, सब जो आपने ठीक लिखा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आपको 29 तारीख की रात को पता चल गया, दीपक बैज जी ने बयान दिया कि 29 की रात को मुझे पता लगा। तो अगर वो तत्काल सोशल मीडिया का उपयोग करते और इसको उजागर कर देते कि कल मुझे जानकारी मिली है कि कल जो है कलेक्टर धमतरी जो है गोल्छा जी का फॉर्म निरस्त करने वाले हैं, ऐसा मुझे पता चला है। और जो आज कह रहे हैं कि कलेक्टर को फोन गया था, वो कल ही कह देते रात को और सोशल मीडिया में वो प्रसारित हो जाता, तो शायद जो है वो बात रुक जाती। ऐसा क्यों नहीं किया गया, ये एक बड़ा प्रश्न पैदा होता है। आदमी सोचेगा कि भाई जब आपको पता चल गया था तो आपने क्या किया, क्यों आज सिर्फ बयान पर आप ये करें। एक चीज, दूसरी चीज ये है, देखिए कि गोल्छा जी वहां करते थे ठेकेदारी, ये तो सत्य है। निगम में खुद दीपक बैज जी ने इसको स्वीकार किया है। 1 साल पहले उन्होंने निगम में काम किया ठेकेदारी का, और उसका एनओसी ले लिया, ऐसा उन्होंने कहा है। एनओसी ले चुके हैं और अब वो पीडब्ल्यूडी में रजिस्टर्ड है, निगम में रजिस्टर्ड नहीं है, ये उन्होंने स्पष्ट किया है। तो उसमें नियम क्या कहता है कि क्या 1 साल पहले काम किए हुए ठेकेदार को भी पात्रता नहीं है क्या, ये देखना होगा। और जो है कलेक्टर ने जो किया है वो निश्चित रूप से सोच समझ कर किया होगा, निर्वाचन अधिकारी है वो, और निश्चित रूप से जो है नियमों के तहत किया होगा, ये माना जाना चाहिए। और अगर फोन करने से ये निरस्त किया गया है तो आज भी जो है इसकी जांच के लिए मांग की जा सकती है, और वो कर भी रहे हैं। देखिए आगे क्या होता है। और एक केदार कश्यप जी के जो बयान है उसमें एक बड़ा जबरदस्त बात आई है सामने। उन्होंने पहले तो कहा कि कांग्रेस की लापरवाही का कारण है ये जो उनका जो फॉर्म निरस्त हुआ है, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि साय की कुशल रणनीति का नतीजा है। ये दोनों चीजें जो है आप समझने की है कि कुशल रणनीति क्या है, इसके पीछे कुशल रणनीति किस बात की है, तो ये समझना होगा। और राजनीति का राजनीति के रूप में इसको तय कर दिया गया है, राजनीति खेली जा रही है, तो निश्चित रूप से इसके परिणाम क्या होंगे ये तो समय ही बता पाएगा।
बिल्कुल। और इसके लाभ हानि का अलग अलग आकलन कांग्रेस और भाजपा कर रही है। मनीष दयाल जी की ओर चलते हैं, विकल्प क्या बचते हैं मनीष जी ऐसी स्थिति के लिए? अब तुरंत फौरी तौर पर तो कुछ किया नहीं जा सकता, चुनाव सामने हैं, कल नाम वापसी के बाद सबको मैदान में भी उतरना है। कांग्रेस के पास क्या विकल्प है? इस मामले को आगे लेके जाएगी, कोर्ट जाएगी, इसी में उलझे रहेगी, या चुनाव को आगे देखेगी, दूसरा उम्मीदवार आएगा? देखिए, निश्चित रूप से जो वरिष्ठ नेता आपस में मंत्रणा कर रहे हैं और कानूनविदों की भी चर्चा उनसे हो रही है कि क्या धमतरी के चुनाव को फिलहाल उसको स्टे लाया जाए, या क्या जो भी उसके जो कारण निकलेंगे और बातें होगी, कानून विशेषज्ञ जो बताएंगे उस पर हम रणनीति में काम करेंगे। और रही बात जो मैंने बाबूलाल भैया ने कहा, उस चीज को मैंने भी ध्यान सुना, रणनीतिकार और उनके चेहरे की जो चमक थी, वो निश्चित रूप से जो दीपक बैज जी ने जो आरोप लगाया है वो एक तरह से ये प्रमाणित होता है कि ये सीएम हाउस से फोन गया है। और नहीं गया है तो आपको उसको सार्वजनिक करिए, बोलिए ना कि भाई नहीं गया, हमने कलेक्टर को छोड़ दिया था। कलेक्टर किसकी कठपुतली होता है ये पूरा प्रदेश जान रहा है। भारतीय जनता पार्टी कलेक्टरों से क्या क्या काम करा रही है, कैसे कैसे वो करा रही है। हालांकि ये सब चीजें जो है भारतीय जनता पार्टी की शुरू से इतिहास में रही है। आपको याद होगा जहां पे भी लोकतंत्र की बात आती है उसकी हत्या होती है। आज वही दिन है, 30 जनवरी, शायद जनता को भूल गई हो। मैं याद दिला देता हूं कि आज ही के दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की गोडसे के समर्थक गोडसे ने उसकी हत्या की थी। और उसी को आज के समय में इतने सालों बाद गोडसे को कई लोग पूजा करते हैं, कई भगवान मानते हैं, कई आदर्श मानते हैं। तो गोडसे ऐसे व्यक्ति जो हत्यारा है, जो राष्ट्रपिता की हत्या करता है, वैसे व्यक्ति को फॉलो करने वाले लोग क्या लोकतंत्र समझेंगे? उनके लिए तो सिर्फ यही चीज है कि नहीं मान रहा, गोली मारो, फॉर्म रिजेक्ट कर दो। तो मुझे लगता है कि इनको ठीक से जांच करना चाहिए कि क्या हुआ फॉर्म का। और दूसरी बात एक और जो साहू जी ने कहा था कि जगह जगह पे अंतरकला हो रहा है, तो मैं बताना चाहूं साहू जी कि अंतरकला सिर्फ कांग्रेस में नहीं, भारतीय जनता पार्टी में हो रहा है। कार्यालय जल गया, आप शायद जानकारी है नहीं आपको, आप बोलेंगे तो मैं आपको व्हाट्सएप फोटो दे दूंगा। आपकी बीजेपी कौन कौन से कार्यालय जले हैं टिकटॉक के नाम से। कांग्रेस में तो सिर्फ हल्ला हुआ, नाराजगी जाहिर हुई, आपका तो कार्यालय में आग लग रही है। पहले उसका उपाय बताया। आज के विषय में बने रहते हैं। ये सीधी बात, लोकतंत्र की हत्या का आरोप एक बार फिर बीजेपी की ओर, क्या जवाब देंगे, कैसे इससे बचाव करेंगे? क्योंकि ये आरोप रह रहकर घूम फिर कर भाजपा की ओर आता है। प्रवीण जी, देखिए, हम तो लोकतंत्र और संविधान को मानने वाली पार्टी है। हमने देश में कभी इमरजेंसी नहीं लगाई जो 1975 से लेकर 77 में इन्होंने लगाया था। आपातकाल घोषणा आपने किया था। तो लोकतंत्र के हत्या करने वाले हम पर आरोप ना ही लगाए। रही बात धमतरी के विषय की मैं बात करूं तो देखिए, आदरणीय बाबूलाल जी ने बहुत अच्छा विश्लेषण किया कि माननीय दीपक बैज जी को जानकारी 29 जनवरी की रात्रि हो जाती है, उनको जानकारी हो जाती है। तो भाई आपके संज्ञान में जब विषय था तो आपको जो है आजकल जो सशक्त माध्यम है आपका सोशल मीडिया, उसके माध्यम से प्रसारित करना चाहिए था। लेकिन आपको जानकारी होते हुए अगर आपने नहीं कर रहे तो निश्चित रूप से ये दिखाता है कि भाई आपकी पार्टी लापरवाह है। और देखिए, आदरणीय बाबूलाल जी ने भी बहुत विश्लेषण पूर्वक कहा कि देखिए, जो निर्वाचन अधिकारी होता है बहुत विधि का ज्ञाता रहता है। तो कोई भी कार्रवाई जो हुई है वो विधि सम्मत कार्रवाई हुई है। और देखिए, इनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, लेकिन देखिए आपके पास चुनाव, आपके पास कोर्ट जाने का विकल्प है, उस विकल्प को अपनाइए। निश्चित रूप से हम कभी इसकी मनाही नहीं करेंगे आपको, लेकिन जनता जाएंगे तब तक तो चुनाव ही निकल जाएगा। 10 दिन का तो चुनाव ही है। लोकतंत्र की हत्या पूरी हो रही है। तो देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए चुनाव भले वर्तमान तैयारियां पहले करनी पड़ती है। मैंने पहले कहा कि आदर्श आचार संहिता देश में चंडीगढ़ के 20 जनवरी को लगती है। जो भी दावेदार थे उनको तैयारी करनी पड़ती है। मनीष दयाल कितने वरिष्ठ प्रवक्ता है, उनको मालूम होता है कि लिस्ट में क्या क्या रहता है, क्या आपकी इनकम टैक्स की जानकारी, के मेयर चुनाव का भूल गया, आपके कार्यों की जानकारी, ये सब आपको पहले से तैयारी करना रखना पड़ता है। लेकिन ये सब जानकारी की हत्या क्या होती है आप बताइए। चंडीगढ़ चुनाव आपने देखा, लाइव चला है, कैसे बाद में कोर्ट गए, कैसे उन्होंने वोट बंटला, भूल गए आप। कोई भी एकजुटता नहीं है और कांग्रेस पार्टी पहले से ही मैदान छोड़कर भागना चाह रही है और ठीक है भाजपा पर फोड़ना चाहती है। क्योंकि देखिए, प्रदेश में इनकी अधिकांश जगह सत्ता है, नगर निगम हो, नगर पालिका हो, चाहे नगर पंचायत हो, आपने कोई काम किया नहीं। आपके प्रत्याशी नाम वापस ले रहे हैं, इसलिए वापस ले रहे हैं क्योंकि उन्होंने काम किया नहीं। मालूम है कि भाई करारी हार सरकारी शिकस्त होगी, इसलिए करारी हार से बचने के लिए नामांकन वापस ले रहे हैं। बिना किसी वापस कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी नामांकन वापस ले रहे हैं। ये दिखाता है कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों का ही अपने प्रादेशिक नेतृत्व पर कोई विश्वास नहीं है। भाई जो मूलभूत सुविधाओं का चुनाव है, बिजली है, पानी
पानी है, सड़क है, बिजली, पानी इस सब विषयों पर सब यदि काम अच्छा, किया इसमें क्या होता, चलिए नकदी मैं ले पैसे लेता हूं, कोई योगदान नहीं होता। प्रवीण जी, ये बार बार कहा जा रहा है कि ये कुशल रणनीति का हिस्सा था, तो क्या ये रणनीति के तहत फंसाया गया क्या उम्मीदवार को? देखिए, आदरणीय बाबूलाल जी ने इस विषय को इंगित किया, बहुत अच्छा हुआ कि इस विषय को उन्होंने उठाया। देखिए, कुशल रणनीति क्या होती है भाई, कि यदि हमारे विपक्ष में यदि कोई कमजोरी है उसको हम उठाए, तो भाई तो हमारे हमारे जो कहीं ना प्रत्याशी कहीं हैं, उनको से लगा कि षड्यंत्र हुआ भाई, है। सुन लीजिए मनीष जी, सुन लीजिए, साहस रखिए, साहस रखिए। नहीं, बिल्कुल है ना? साहस है, तो मैं वही बिल्कुल, कह रहा जनता भी सुन रही है हूँ, आपकी हमारे बात को। विपक्ष में यदि कोई कमजोरी है तो हम उसको उठाते हैं, तो भाई यही हमारी कुशल रणनीति है। हमने ठीक है। किसी के जो कमजोरी को उठाया और उसका लाभ यदि भाजपा को चलिए। मिला तो उसमें आपत्ति क्या है? हमने बाबूलाल कोई जी की ओर चलते हैं। संवैधानिक ठीक, प्रक्रिया का पालन नहीं किया, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। हमने सारे संविधान के नियमों का पालन किया है, ये हमारी कुशल रणनीति है। ठीक है। बाबूलाल जी, ऐसा ही एक प्रकरण पहले भी आ चुका है मंतूराम पवार का, कुछ उसी तरीके की कुछ कोशिश तो नहीं है ये? आपको क्या लगता है, आपका अनुभव क्या कहता है? उस समय भी ऐसे ही नाम वापस, कुछ साजिश, ऐसी पक्ष दिखता है क्या आपको? नहीं नहीं, ये उससे दिगर अलग चीज है। ये वो अलग चीज थी, वो राजनीति की ऊंचाई थी, तो वो विधानसभा चुनाव का मामला था और वो रणनीति के तहत किया गया था और बड़े बड़े नेता उसमें शामिल थे। तो आपको तो पूरा पता है मोहन जी, आपको कोई छुपा नहीं है जी। इसमें। एक ही हुआ है, ये जो निरस्त हुआ है फार्म इनका, इससे जो है भारतीय जनता पार्टी को एक सीट मिल गई, समझिए संभावनाएं बन गई, एक सीट मिल जाएगी। 14 की 14 जो है कांग्रेस के पास थी, अब तो ये तो तय हो गया कि एक सीट जाने की संभावना बन गई है। अब 13 सीट पर असली लड़ाई है। 13 सीट पर कितनी कांग्रेस को मिलेगी वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो है अब न्यायालय का रास्ते के पहले जो है राज्य निर्वाचन आयोग के पास शिकायत की जा सकती है। हालांकि ये उम्मीद नहीं है कि 10 दिन के अंदर कोई फैसला दे पाएगी राज्य निर्वाचन आयोग, लेकिन वहां पर शिकायत कर दी जानी चाहिए इस बात की कि इस तरीके की बात है और कलेक्टर के फोन के कारण जो है, ये सीएम के फोन के कारण कलेक्टर ने निरस्त किया है, ये शिकायत दे देनी चाहिए। तो आपके बयान की सत्यता भी प्रस्तापित होगी और जो है ये बात निर्वाचन आयोग सोचेगा। हालांकि 10 दिन में कोई निर्णय नहीं आएगा, लेकिन ये बात बन जाएगी, एक कानूनी एक संज्ञान बन जाएगा। और दूसरा है न्यायालय जाने का। न्यायालय जाने में भी बहुत लंबा समय गुजरेगा, चुनाव तो हो जाएगा और निर्णय, न्यायालय का निर्णय कब आता है कब आता वाली स्थिति बनेगी जी। एक छोटा नुकसान जो है कांग्रेस को हो गया और कुछ इस बार रणनीतियां जो है इनकी टिकट आवंटन में कांग्रेस जो है थोड़ा सा पिछड़ी हुई दिखी। मुझे तो जो है व्यक्तिगत अनुभव यही दिख रहा है कि पहले ऐसा नहीं होता था कांग्रेस में जैसा अभी हुआ। दुनिया ऐसी बदल गई, नेता अपने लोगों को टिकट देने के इसमें जो है, हालांकि पहले भी होते थे लेकिन इस तरीके से नहीं होता। और कई जगह जो है लोगों को टिकट मिल गई है लेकिन वो लड़ना नहीं चाहते। मैं कुछ लोगों को जानता हूं उसमें, और कुछ लोगों को जो है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को टिकट दी गई है, जो जीतने वाला प्रत्याशी है उसको छोड़ दिया गया, तो उनको जो है वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो ये जो रणनीतिक जो है विफलता थोड़ी जो है कांग्रेस ने दिखाई है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी में भी कई जगह पर गलतियां हुई हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा मात्रा नहीं है उसकी, बहुत बड़ी संख्या ऐसे प्रकरणों की नहीं है। और जो है खुलकर जो है बहुत कुछ सामने नहीं आ रहा है। कोई निर्दलीय एक आध दो जगह की बात अलग है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में एक निर्दलीय लड़ने की बात जो है भारतीय जनता पार्टी में जरा कम दिखाई दे रही है। ये एक जो है रणनीतिक चूक जो है वो कांग्रेस के अंदर में हुई। बिल्कुल चूक हुई है, और ये गलतियां कांग्रेस की ओर से ही ज्यादा हुई हैं कि भाई कोई उम्मीदवार है वो जाति प्रमाण पत्र नहीं जमा कर रहा है, कोई उम्मीदवार है वो नाम वापस ले रहा है। ये क्यों हो रहा है मनीष दयाल जी, और इसके लिए आप बीजेपी को दोषी ठहरा देते हैं? इस तरीके की स्थितियां तो अपनी ओर से गलती दिखती है, दूसरों की ओर उंगली उठाते हैं आप लोग। देखिए, मैं मानता हूं कुछ जगह पे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे इस तरह की कुछ त्रुटियां हुई, दबाव के समय पे भी नहीं हो पाया है। उसके अलावा आप मुझे अभी इसकी पूरी हम लोगों ने कमेटी बना रहे हैं, जांच करेंगे कि भाई जो प्रत्याशी आया था आवेदन करके उसके बाद वो नाम क्यों वापस लिया। मंतूराम पवार तो बड़ा कांड था, ऐसे छोटे मंतूराम पवार बहुत सारे मुझे लगता है कि इसके अंदर सम्मिलित होंगे। बाबूलाल भी अभी जानते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी पावर में आती तभी इस तरह कांड होते हैं, चाहे वो मंतूराम पवार वाला कांड हो, चाहे सत्ता पलटाने वाला काम हो। प्रवीण भाई भी देखते आ रहे हैं अपनी सरकार को। और दूसरी बात, एक बात बीच में आई थी, कांग्रेस में बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में अनुशासन है। मैं उनको बताना चाहता हूं
कि 17 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही कम ऐसी सीटें जहां पे 1 से 2 दावेदार थे, क्योंकि उनकी पार्टी में वो एक जोश, जैसे सरकार आने के बाद जोश होना चाहिए, कार्यकर्ता को कुछ मिला नहीं, साल भर में जोश नहीं है। और कांग्रेस पार्टी, मार्क्सवादी पार्टी अभी भी एक वार्ड में आप देखेंगे तो 5-5, 6-6 दबंग प्रत्याशी है और 5 में से 1 को चुनना पड़ता है, बाकी 4 नाराज होते हैं और जितने निर्दलीय भरे हैं। तो मैं आशा करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द सब निर्दलियों को हम बैठाने का प्रयास एक करेंगे। मिनट में जल्दी प्रवीण जी, फ्री एंड फेयर चुनाव हो, इसका भरोसा दिलाएंगे क्या? क्योंकि निगाहें आप लोगों के ऊपर, आपकी पार्टियों के ऊपर है। देखिए, ये तो काम तो भाई निर्वाचन आयोग का है। भाजपा तो संविधान को मानने वाली पार्टी है और हम देखिए स्पष्ट और निष्पक्ष चुनाव की हम लगातार पैरवी करते हैं और उसी आधार पर हम काम कर भी रहे हैं। ये जो बार बार कह रहा हूं, रणनीति में एक चूक कांग्रेस पार्टी की ओर से है और अपने कमी का ठीकरा हम पर फोड़ने का प्रयास कर रही है और निश्चित रूप से इस ठीकरा फोड़ने के माध्यम से अपने नाकामी को छुपाने का प्रयास कर रही है। जनता सब कुछ देख रही है कि नगर निगम में इनकी सरकार अधिकांश जगह है, इसलिए वो सरकार बदल भाजपा की सरकार बनाएगी और मूलभूत सुविधाएं जन जन तक पहुंचेंगी। बिल्कुल। चलिए, तो ये झटका कितना बड़ा साबित होगा ये जनता तय करेगी और इसके लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन ये बात जरूर खटक रही है और इसको आज हमने डिकोड करके जनता को समझाने की कोशिश की है। कुछ पहलू है जो अभी भी सामने आने बाकी हैं, जिसके ऊपर हमारी निगाह बनी रहेगी। इस पूरी चर्चा में हमारे साथ बाबूलाल शर्मा जी जुड़े, उनका बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मनीष दयाल जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रवीण साहू जी ने अपना समय दिया, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।